हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन देखो, चादर, तौली, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौली और झाड़न सभी भिन्न भिन्न कपड़ों से बनी होती है। यानी ये सभी वस्तुएं जो कि कपड़ों से बनी होती है। ये सभी कपड़े सूती, रेशमी अथवा संश्लेषित यानी कि कृत्रिम उन्हीं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि सभी कपड़े जो कि या तो बनते रेशम से या कृत्रिम या ऊन से मिलकर बने होते हैं। सभी कपड़े तागों से मिलकर बने होते हैं और तागे और तंतु से मिलकर बने होते हैं। अर्थात तंतु से बनते हैं धागे या तागे और अंत में बनता है कपड़ा। यानी आपको ये क्रम याद रखना है कि भाई सर्वप्रथम बनता है तंतु, तंतु से बनता है धागा और अंत में बनता है कपड़ा। तंतु किसे कहते हैं? धागे में दिखाई देने वाली लड़ियां अनेक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है और जिन्हें कहते हैं तंतु। तंतु के प्रकार, यानी तंतु दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु और एक होता है संश्लिष्ट तंतु। प्रकृति से प्राप्त होता है। संश्लिष्ट तंतु वे होते हैं जो कि मानव निर्मित या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत देखो कि पादप तंतु, रुई, जूट या पटसन, यानी ये होते हैं पादप से प्राप्त होने वाले तंतु। और जंतुओं से प्राप्त होने वाला तंतु है ऊन और रेशम। रेशम तंतु को रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। यानी रेशम तंतु है वो रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है और ये है रेशम कीट का जीव चक्र। सर्वप्रथम अंडा के बाद बनता है लार्वा, इसके बाद बनता है प्यूमा और सबसे अंत में हो जाता है वयस्क। इस प्रकार से रेशम कीट का जीव चक्र चलता रहता है। संश्लिष्ट तंतु, जो तंतु रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे देखो, पॉलिस्टर है, संश्लिष्ट तंतु है, नायलॉन है और एक्रिल है। ये सभी प्रकार के संश्लिष्ट तंतु है जो कि रासायनिक प्रक्रिया या मानव निर्मित द्वारा तंतु होते हैं। अब देखो पादप तंतु। पादप तंतु में रुई, कपास के पौधे से रुई प्राप्त की जाती है। कपास के पौधे को उगाया जाता है काली मिट्टी और गर्म जलवायु। यानी कि कपास पौधे को उगाने के लिए काली मिट्टी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास पादप के फूल को कपास गोलक कहते हैं। ठीक है, यानी कि कपास पादप के फूल होते हैं उसको कपास गोलक कहते हैं और कपास के बीज को कहते हैं बिनोला। बीजों को कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओंठना कहते हैं। यानी कि कपास के जो बीज होते हैं ना, उसको कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को या विधि को कपास ओंठना कहते हैं। ये देखो रुई का या कपास का चित्र। अब देखो जूट या पटसन। पटसन पौधे के तने से पटसन तंतु को प्राप्त किया जाता है। यानी कि पटसन है वो पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जूट की फसलों को मुख्य रूप से पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। यानी कि जूट की पुष्प है ना, उसको पुष्पन अवस्था यानी कि पुष्प आ जाते हैं तब उसको काटा जाता है। कटने के बाद कुछ दिनों तक उसे पानी में भिगो कर रखा जाता है। यानी कि जूट को कतई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कतई। तकली, कतई करने के लिए एक साधारण साधन हस्त व तकुआ का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाती है तकली। यानी कि कतई करने के लिए साधारण साधन होता है हस्त तकुआ, उसका उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है तकली। और ये देखो जूट के पादप का डायग्राम या चित्र। 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। तागे से वस्त्र बनाने की दो विधियां होती है, एक तो होता है बुनाई, एक होता है बदाई। बुनाई करगों से की जाती है, यानी कि मतलब तागों से वस्त्र बनाने की दो विधियां हैं, एक तो होती है बुनाई, एक होती है बधाई। जिसमें से बुनाई होती है वो बुनाई करगों से की जाती है। फ्लेक्स ये एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। अब देखो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। पहले पढ़े थे पादप से प्राप्त होने वाले रेशे, अब जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। उनमें से देखो ऊन, भेड़, बकरी, याक से ऊन प्राप्त होती है। भेड़ की रोएदार त्वचा दो प्रकार के रेशे प्रदान करती होते हैं। दाढ़ी के रुके बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल, ये दो प्रकार के भेड़ के रोएदार त्वचा प्रदान करती है। बाल, तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तंतुरूपी बाल, तंतुरूपी बालों जैसे विशेष गुणित भेड़ उत्पन्न करने के लिए, यानी कि तंतुरूपी भेड़ जो ऊन प्रदान करती है ना, उस भेड़ को प्राप्त करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन देने वाले जंतु, याक द्वारा ऊन लद्दाख व तिब्बत में प्रसिद्ध है। बकरी से देखो, बकरी से प्राप्त होना ऊन देखो, अगवारा नस्ल की बकरी अगवारा ऊन प्राप्त की जाती है जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखो बकरियों के दो डायग्राम।
कश्मीरी बकरी की ऊन से शॉलें बनाई जाती है जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। यानी कश्मीरी बकरी होती है उसकी ऊन से शॉलें बनाई जाती है, उसको कहते हैं पश्मीना शॉल। ऊँट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लांबा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, ये दो ऊँटों के डायग्राम जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में भेड़ों पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर कि भेड़ों की भारतीय नस्लें, यानी जो भारत में पाए जाने वाले वो नस्ल होते हैं वो भेड़ों की। देखो कि यहाँ पर दी गई नस्ल का नाम, यहाँ पर राज्य में जहाँ पर पाली जाती है और यहाँ पर ऊन की गुणवत्ता, यानी कि उनसे ऊन किस प्रकार से ऊन प्राप्त होती है। सबसे पहले देखो लोही भेड़ जो राजस्थान और पंजाब में पाली जाती है, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्रदान करती है। और रामपुर बुशराई भेड़ है जो कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पाली जाती है और भूरी ऊन प्रदान करती है। ठीक है, उसे प्राप्त होती है। और नाली भेड़ जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाली जाती है और इससे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, उससे गलीचे बनाए जाते हैं, यानी कि ये गलीचों के लिए ऊन प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से देखो बाकरवाल जो कि भेड़ है जो जम्मू और कश्मीर में पाली जाती है, ऊनी शॉल बनाने के लिए इस भेड़ के ऊन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मारवाड़ी भेड़ है वो गुजरात में पाली जाती है, मोटी व रुक्ष ऊन प्राप्त होती है। और पाटनवाड़ी भेड़ जो गुजरात में पाली जाती है उसके लिए जो होजरी बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। अब देखो रेशों को ऊन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, और आप उनको क्रम के अनुसार याद करना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न वो सीटेट में आया हुआ है। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, उसके बाद में उसका अभिमार्जन किया जाता है, उसके पश्चात छंटाई करना, उसके बाद में बर की छंटाई करना और अंत में होती है रंगाई करना और सबसे अंत में होती है रीलिंग करना। ये है रेशों से ऊन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का चरण है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करना है, यानी कि ये 6 चरण है और उनको क्रम के अनुसार याद करना जरूरी है। अभिमार्जन के लिए बालों या ऊन को चिकनाई, धूल और गर्द के लिए धोया जाना चाहिए। मतलब अभिमार्जन करने के लिए बालों से जो ऊन होती है, चिकनाई होती है, धूल होती है, गर्द में उसको धोया जाना चाहिए। ऊन की छंटाई करने वाले को कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे शॉर्टस रोग भी कहते हैं। जो लोग वो मतलब ऊन की छंटाई करते हैं ना, उसमें ऊन में एक एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक जीवाणु होता है जिसे शॉर्टस रोग भी होता है, यह कहते हैं। रेशम या सिल्क, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र देखो कि मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, और जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। यानी कि एक बार में सैकड़ों अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है और जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। जब कैटरपिलर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो प्यूमा या कोशित कहलाता है। यानी कि जब कैटरपिलर वो जीवन चक्र के लिए अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है प्यूमा या कोशित कहलाता है। प्यूमा अपने चारों ओर एक जाल बनाता है जो उसे अपने स्थान पर निश्चित रहने में मदद करता है। ये अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिरे तक अंग्रेजी के 8 के अनुसार बना लेता है। अंग्रेजी की संख्या 8 है ना, उसके अनुसार बना लेता है। कैटरपिलर पतले तार के रूप में फाइबर से बने प्रोटीन पदार्थ का स्राव करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। ठीक है, यानी कि कैटरपिलर उसका स्राव करता है और जो बाद में रेशा बन जाता है। कैटरपिलर स्वयं को रेशम के चारों रेशम के रेशों से ढक लेता है। यानी कि कैटरपिलर स्वयं को रेशम के रेशों से ढक लेता है, ये आवरण कोकून कहलाता है। यानी कि कैटरपिलर अपने आप को रेशम के रेशों से ढक लेता है जिसे कोकून कहते हैं। कीट का विकास कोकून में होता है। ठीक है, रेशम का धागा रुक्षांश, चिकनाहट तथा चमक आदि होती है। रेशम धागे में ये रुक्षांश भी होता है, चिकनाहट भी होती है और चमक भी होती है। रेशम के प्रकार देखो, टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम, यानी कि ये प्रकार के रेशम के प्रकार हैं। कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु और चमकदार और लचीला होता है। कोकून से रेशम प्राप्त करना, रेशम कीटों से कोकूनों को एकत्रित किया जाता है, फिर रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, इसके बाद में इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद में उसको बेचा जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उसमें धागे बनाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की शौच ट्रे में रखा जाता है। जो मेरी लार्वा बनता है ना, उसको शहतूत की ताज़ी पत्तियां है ना, उसके साथ बांस की ट्रे में रखा जाता है। ये देखो शहतूत का डायग्राम। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत
प्राकृतिक तंतुओं के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, जिसमें देखो प्राकृतिक तंतु में पादप तंतु और प्राप्त होना तंतु और जंतुओं से प्राप्त होना तंतु के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।